and welcome back again. Let's talk about कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग्स की थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम मोरलिटी के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में। तो मोरलिटी है क्या? मोरलिटी, किसी इंसान में हम मोरलिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें एक सेंस है। किस चीज़ की सेंस है? राइट और रॉन्ग बताने की सेंस है। करेक्ट को करेक्ट बताने की और इनकरेक्ट बताने की सेंस है। मतलब वो जजमेंट कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। बट जो मोरलिटी है वो काफ़ी हद तक अपनी आप की कॉन्शियसनेस से रिलेट होती है। मतलब कि खुद से इंसान मोरल होता है। उसमें हम ऐसे मोरलिटी वाले चेंजेस या समझ वाले या सही और गलत की पहचान हम नहीं जनरेट कर सकते। बट हाँ, अगर कोई इन्फेंसी पीरियड में है या चाइल्डहुड पीरियड में है या टीनेज में है, तो हम स्टोरी टेलिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम कुछ नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ अच्छे बिहेवियर पनपने में हेल्प कर सकते हैं। किसमें? एक बच्चे में। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ मोरलिटी फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड प्रोग्रेसेस फ्रॉम द सेल्फ टू अदर्स। अब जो ये मैकेनिज्म है, किसका मैकेनिज्म, कि ये जो सेंस ऑफ मोरलिटी आती है, कि जजमेंट की, रिस्पॉन्सिबल होने की, सही गलत की पहचान की जो ये सेंस आती है, इसकी जो डेवलपमेंट होती है बचपन से लेके एडल्ट होने तक, ये प्रोग्रेस करती है सेल्फ से अदर्स में। मतलब एक सेल्फ की सेंस आती है और फिर आती है अदर्स की सेंस। मतलब कि जब बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में होता है तो उसमें सेल्फ की सेंस आती है। वो समझता है इट इज़ राइट बिकॉज आई फील इट इज़ राइट। पहले उसमें ईगोसेंट्रिज्म होता है तो उसको लगता है कि जो मेरे लिए सही है वही सही है। फिर उसमें जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें अदर्स वाली सेंस आती है। मतलब वो सोशली यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव होता है, उसमें ह्यूमैनिटी की फीलिंग आती है। वो ह्यूमन बनने लग जाता है, वो दूसरों के बारे में सोचने लग जाता है। तो वो क्या सोचता है कि जो भी मेरी फैमिली ने किया, स्कूल में टीचर्स ने किया या प्रिंसिपल ने किया, कोई भी एल्डर है, मेरा आइडियल है, उसने किया, तो वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो मेरे एल्डर्स ने किया या किसी एक रिस्पेक्टेड पर्सन ने किया, इसलिए वो सही है। तो उसमें अदर्स की फीलिंग आ गई। बट जैसे ही वो एक्चुअल में यहाँ पे मोरली डेवलप होता है तो उसमें क्या आती है, एब्स्ट्रैक्ट मोरल रीजंस देने लग जाता है वो खुद को, या उसमें एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग आती है मोरलिटी से रिलेटेड, जिसमें वो उसको पता है कि कोई चीज़ सही है बिकॉज़ वो सही है। वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो मेरे लिए सही है, या फिर वो मेरे एल्डर्स ने की या किसी रिस्पेक्टेड मेंबर ने की इसलिए सही नहीं है, वो इसलिए सही है क्योंकि वो एक्चुअल में सही है ये चीज़ करना। तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मोरल डेवलपमेंट में आता है। अब क्या बिहेवियर हैं जो मोरल बिहेवियर के अंडर आते हैं? किसी इंसान का एटीट्यूड, कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड है चीज़ों की तरफ या नेगेटिव है। वैल्यूज़ अ पर्सन बिलीव्स इन, किन वैल्यूज़ में वो पर्सन बिलीव करता है। ह्यूमन वैल्यूज़ में, एनवायरनमेंट को सेव करने में, कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं उसके। एक्टिविटीज़ ए पर्सन डज़, वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है, गुड कर रहा है जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, या फिर हार्मफुल है। ठीक है? सेल्फ कंट्रोल, अगर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो बहुत सारे क्राइम्स भी में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सारे कौन से बिहेवियर हैं? मोरल बिहेवियर हैं। फिर कुछ कंपोनेंट आते हैं, किसके? मोरल फंक्शनिंग के कुछ कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहले मोरल फंक्शनिंग का जो कंपोनेंट आता है वो मोरल सेंसिटिविटी आती है। मोरल सेंसिटिविटी मतलब बच्चा ये समझ सेंसिटिव हो जाता है कि जो भी मेरे सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में या सोशली हो रहा है, वो गलत हो रहा है तो भी बच्चा इफेक्ट हो रहा है, सही हो रहा है तो भी बच्चा इफेक्ट हो रहा है। तो उसमें मोरल सेंसिटिविटी आना एक पहला कंपोनेंट है किसका? मोरल फंक्शनिंग का, कि बच्चा मोरली डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है? तो मोरल सेंसिटिविटी पहले आती है। सेकेंड आता है मोरल जजमेंट। मोरल जजमेंट यहाँ पे कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग देखें तो वो डायलेमा होता है जिस जब कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा एक प्रॉब्लम में फंस जाता है और उसको नहीं समझ में आता कि वो मोरली क्या सही है क्या गलत है, तो उस टाइम पे उसकी जजमेंट काम आती है। ठीक है? ये मोरल जजमेंट डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्सिटी पे और नेचर पे, कि उसका मोरल डायलेमा का नेचर क्या है। तो ये जजमेंट, सही गलत की जजमेंट। सेकेंड है मोटिवेशन फॉर मोरलिटी। देखो, मोटिवेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है किसी भी बिहेवियर को डेवलप करने में, चाहे वो मोटिवेशन एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो जो मोरल बिहेवियर है वो भी मोटिवेशन के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। तो जो बच्चा है स्टार्टिंग में जब वो डेवलप करता है तो वो मोरल आइडेंटिटी को, उस आइडेंटिटी को सही मानता है जो उसके लिए सही होती है। ठीक है? तो
जैसे जैसे उसको रिवॉर्ड मिलता जाएगा, जैसे जैसे उसको प्लेजर मिलता जाएगा कोई एक्शन करके, तो उसको लगेगा कि ये सही है और वो उसको रिपीटेडली करेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे टीचर्स का रोल होता है, जब बच्चे में यहाँ पे मोटिवेशन आता है मोरलिटी के रिलेटेड, तो यहाँ पे टीचर्स का रोल होता है कि वो बच्चों को मोरल आइडेंटिटी से अवेयर करवाएं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग्स के थ्रू, लव शो करके, केयर शो करके, अटेंशन देके, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे लर्नर्स मोटिवेट हों मोरल बिहेवियर डेवलप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोरल एक्शंस। लास्ट वन क्या आता है, मोरल एक्शंस आता है, जिसमें एक्शन में क्या होता है, हमें पता है कि बच्चे में मोरल सेंसिटिविटी भी आ गई, उसमें जजमेंट की एबिलिटी भी आ गई, उसमें मोटिवेशन भी है मोरली एक्ट करने का, बट वो अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पा रहा मोरली। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज कि कैसे कोई चीज़ करे, कैसे हम मोरली अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ पे उसके अंदर कन्फ्लिक्ट आता है, उसको नहीं समझ में आता अपने अंदर के दबंधों को, अपने कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करे और कैसे इनिशिएटिव ले या कैसे वो स्टेप आगे ले। तो यहाँ पे उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको सोल्व करने के लिए उसको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो मोरल एक्शंस एक लास्ट कंपोनेंट है जिसमें एक्चुअली में एक्ट करना होता है। ठीक है, तो जो एक्शन बेस्ड स्किल्स होते हैं, मोरल स्किल्स होते हैं, उनको हम क्लासरूम लर्निंग के थ्रू या फॉर्मल कुरिकुलम के थ्रू नहीं उसको डेवलप कर सकते, उसको हम प्रैक्टिकली डेवलप कर सकते हैं। जैसे बच्चे को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके, ठीक है, या फिर उसको बहुत चैरिटी एक्ट में इन्वॉल्व करवा के हम ये डेवलप कर सकते हैं। फिर कौन से फैक्टर हैं जो मोरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कि वो क्या रिचुअल फॉलो कर रहा है, डिसिप्लिन और स्कूल की गवर्नेंस, ये क्या करती हैं मोरल डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। पीयर ग्रुप्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ग्रांड पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे नेबर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट में हमारे सोशल इन्वायरमेंट का, जिन भी पर्सन्स के कांटेक्ट में हम आते हैं, वो हमारी मोरल डेवलपमेंट को, वो एक चाइल्ड की मोरल डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए जो स्टोरी टेलिंग होता है, स्टोरी टेलिंग एक बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे होता है जिसमें हम बच्चे की मोरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनता है, रिस्पेक्ट आती है उसमें दूसरों के लिए, खुद के लिए, ट्रूथफुलनेस आती है, फेयरनेस आती है, टीजिंग की वो हैबिट्स को छोड़ देता है, उसको पता है कि टीजिंग और बुलिंग क्या है, बैड हैबिट है, झूठ बोलना बैड हैबिट है, स्टीलिंग बैड हैबिट है, और जो भी नेगेटिव बिहेवियर जो बच्चे में पनपे हैं उसको भी हम पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय स्टोरी टेलिंग। टीचर्स का एटीट्यूड भी अगर एम्पैथेटिक एटीट्यूड है, लर्नर्स के टुवार्ड्स पॉजिटिव है, एक्सेप्ट करते हैं वो टीचर बच्चों को और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं या पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं कि येस यू कैन डू इट, यू कैन लर्न इट, यू कैन डू बेटर, यू हैव डिड वेल। ठीक है, ऐसे अगर कमेंट्स टीचर से बच्चों को मिलते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं और ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, उनमें अगर टीचर रिजेक्ट करता है तो बच्चे की मोरल डेवलपमेंट हैम्पर होती है। अगर ब्रीफ में बात करी जाए तो फैमिली है, स्कूल है, पीयर है, जो भी उसके साथ रहने वाले, खेलने वाले बच्चे हैं, क्लासरूम में क्लासमेट्स हैं, सिनेमा है, टीवी है, मतलब मल्टीमीडिया, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की मोरल डेवलपमेंट में। वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, कहाँ पे रह रहा है। ठीक है, तो कोहलबर्ग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मोरल डायलेमा। डायलेमा क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जिसमें बच्चा उलझ जाता है और सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा स्टेप मैं लूँ, कौन सा ना लूँ, एंड द मोरल रीजनिंग ए पर्सन यूजेस टू सोल्व एंड डील विद सच डायलेमास। तो इन के बारे में बात करते हैं कोहलबर्ग, किसके बारे में, मोरल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, मोरल डायलेमा के बारे में बात करते हैं, और कैसे कोई भी इंसान अपने डायलेमा को सोल्व करता है, उसके साथ डील करता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस मोरल रीजनिंग को डेवलप करने के लिए जो कोहलबर्ग है वो एक स्टेज थ्योरी डेवलप करते हैं। स्टेज थ्योरी डेवलप करने के लिए वो यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज लेते हैं, वो बहुत सारी, जब यहाँ पे अलग-अलग अपने जो भी वो यहाँ पे पेशेंट लेते हैं या जिनको ऑब्ज़र्व करते हैं पेशेंट्स को, जिनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो अलग-अलग सिनेरियो सुनाते हैं, अलग-अलग स्टोरी सुनाते हैं और फिर उनके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे वो एक हेंस डायलेमा के बारे में बताते हैं, जो एक स्टोरी है
हिंज की, जिसमें जो हिंज की वाइफ है वो मर रही होती है कैंसर से, उसको कैंसर हो जाता है और डॉक्टर एडवाइस करता है कि एक ही ड्रग है जो आपकी वाइफ को बचा सकती है। और वो जब हिंज है वो केमिस्ट से उसकी डिमांड करता है, तो जो केमिस्ट है वो 10 टाइम्स ज़्यादा पैसे उससे चार्ज करता है या उससे मांगता है, डिमांड करता है, किससे? हिंज से। तो हिंज अफोर्ड नहीं कर सकता इतने ज़्यादा पैसे, पर उसको अपनी वाइफ को भी बचाना है। तो यहाँ पे हिंज क्या है, एक डायलेमा में है कि वो क्या करे। ठीक है, तो केमिस्ट उससे सुनता नहीं है, जब भी रिक्वेस्ट करता है हिंज उससे, बेग करता है कि प्लीज़ मेरी वाइफ मर जाएगी, प्लीज़ मेरे को ये कम पैसों में दवाई दे दो या मेरे को ये दे दो। तो केमिस्ट उससे नहीं सुनता, तो हिंज के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो केमिस्ट से क्या कर सकता है, उस मेडिसिन को चुरा सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, अपनी वाइफ को मरने दे सकता है। तो वो एक डायलेमा में है कि वो ये गलत, हमें पता है कि स्टीलिंग इज़ रॉन्ग, और हम बोलते हैं कि मोरल एस्पेक्ट में देखें तो स्टीलिंग गलत है। बट यहाँ पे अगर उसकी वाइफ की लाइफ देखें, तो किसी की लाइफ जा रही है, किसी की लाइफ को बचाने के लिए स्टीलिंग ठीक है। तो वो एक डायलेमा में है कि वो क्या करे, क्या ना करे। तो ऐसी इस तरह की स्टोरी सुना के जो कोलबर्ग है वो अपने सब्जेक्ट्स को के रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करते हैं और एक रिसर्च करते हैं, जिसके थ्रू वो डिफरेंट स्टेज देते हैं मोरल डेवलपमेंट की, कि किस किस स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। बट जो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट स्टेज है वो 5 साल के बच्चे से स्टार्ट होती है, वो इन्फेंट से स्टार्ट नहीं होती। जैसे हम कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें हमारे पियाजे बात करते हैं, मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो बचपन से करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कोलबर्ग बात करते हैं कि 5 साल के बाद बच्चे को ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो मोरली डेवलप होने लगता है, उसको सही गलत की पहचान होने लगती है। यहाँ पे ही टॉक्ड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मोरल रीजनिंग व्हिच पीपल डू एट डिफरेंट स्टेजेस और लेवल्स। हर एक स्टेज की 2 सब स्टेज हैं। तो पहली है लेवल फर्स्ट, जो होता है वो प्री मोरल मोरल होता है। प्री मोरल मतलब मोरल डेवलपमेंट से पहले, या फिर हम बोले प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग जो है वो 2 सब कैटेगरी में डिवाइड की है, पनिशमेंट और ओबीडेंस ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जिसको कोलबर्ग ने बोला है पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। तो पहली हम समझते हैं प्री मोरल मतलब प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में चिल्ड्रन अपने डिसीजन लेते हैं। अब सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में वो डिसीजन लेते हैं। कौन? बच्चे लेते हैं। किसके बेसिस पे लेते हैं? अपनी नीड्स के बेसिस पे लेते हैं और डिज़ायर्स के बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, नीड्स और डिज़ायर के बेसिस पे बच्चे क्या लेते हैं, यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। इसके पीछे फंडामेंटल आइडिया ये होता है कि उनका जो भी एक्शन होगा वो एक्शन इस तरह होगा कि वो पनिशमेंट को क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। तो अगर उनको पनिशमेंट नहीं मिली, अगर उनको पॉजिटिव मतलब एटीट्यूड देखने को मिल रहा है पेरेंट्स से, पॉजिटिव अफर्मेशन मिल रही है, तो बार-बार उस चीज़ को करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे वो डिसीजन राइट एंड रॉन्ग क्यों ले रहे हैं कि उनको पता है कि मेरी नीड क्या है, मेरी डिज़ायर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यंगर जो चिल्ड्रन होते हैं, उनको लगता है कि रूल्स आर एब्सोल्यूट, जो रूल बन गए वही सब कुछ है। रूल को नहीं तोड़ना है, रूल तोड़ दिया तो भई आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो हमें पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो इस स्टेज में बच्चे क्या बिलीव करते हैं कि व्हाट इज़ डन टू देम शुड बी रेसिप्रोकेटेड। वो ये बिलीव करते हैं कि जो हमारे साथ किया उसको रेसिप्रोकेट करें, जिसने हमारे साथ जैसा किया हम उसके साथ वैसा ही करेंगे, ठीक है? ऐसी उनकी हैबिट होती है। तो जो पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन है, इसमें क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो डिस्कशन है और जजमेंट है वो किसके बेसिस पे की जाती है, एक्शन के बेसिस पे की जाती है। किसके थ्रू? बच्चे के थ्रू। अगर कॉन्सिक्वेंसेस, अगर उसको पनिशमेंट मिल रही है तो बच्चा उसको नहीं करेगा। अगर उसको अच्छा उसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहे हैं, इनाम मिल रहे हैं, शाबाशी मिल रही है, तो बच्चा बार बार उस एक्शन को करेगा। तो यहाँ पे यंगर चिल्ड्रन क्या करते हैं कि रूल्स हमारे एब्सोल्यूट है, रूल से ऊपर कुछ भी नहीं है, और टिट फॉर टैट, जैसा होगा उसका वैसा ही फल मिलेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और वो जस्टिस, न्याय में बिलीव करते हैं। और यहाँ पे अगर मिस्टर हेंस वाली स्टोरी की बात करें तो मिस्टर हेंस रॉन्ग है, क्योंकि वो स्टील करते हैं, और उनको, बच्चों को इस एज में क्या पता होता है कि रूल एब्सोल्यूट है, इसलिए स्टीलिंग क्या है, रॉन्ग है। तो वो ये बिलीव करते हैं अगर हेंज जो है वो चुराएंगे मेडिसिन को, तो वो क्या है, गलत है। सेकेंड इसकी सब स्टेज आती है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक है, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। इसमें क्या करते हैं, बच्चे की जो जजमेंट है वो उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पे होती है, उनकी रिक्वायरमेंट पे बेस पे होती है।
यहाँ पे जो बच्चे को चाहिए वही एक मोटिवेशन फैक्टर होता है जजमेंट का, ठीक है। इस प्रोसेस में वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और वो रेसिप्रोकल एक्शन की तरह सोचते हैं। जैसे तुम जैसा करोगे वैसा ही मैं करूँगा, तुमने अपना पेन मेरे को दिया तो मैं तुम्हें अपना पेन दूँगा, अगर तुम मेरे को अपनी चीज़ नहीं दे रहे तो मैं तुम्हें अपनी चीज़ नहीं दूँगा, अगर तुम मेरे साथ अपने खिलौनों के साथ खेलोगे तो मैं तुम्हारे साथ अपने खिलौनों के साथ खेलूँगा, ठीक है। ये बच्चों का एटीट्यूड होता है इस टाइम पे। तो ब्रगियस्ट वॉज अनफेयर एंड मिस्टर हिंज वॉज करेक्ट। यहाँ पे जो वो था केमिस्ट था वो गलत था और मिस हेंज करेक्ट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी नीड देखी जाएगी, यहाँ पे नीड फोकस होगी और ऊपर क्या होगा, रूल्स फोकस होंगे, ठीक है। यहाँ पे पनिशमेंट ओबीडेंट ओरिएंटेशन है, नीचे क्या है, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट सेकंड लेवल आता है लेवल 2, जो कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग का है। मोरल रीजनिंग मतलब यहाँ पे जजमेंट आ जाती है, ठीक है। सोशली जो भी हमारे रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, लॉयल्टी होती है, उनके अगेंस्ट बच्चे के अंदर जजमेंट आने लग जाती है, उसको सही गलत की पहचान होने लग जाती है। तो इसमें दो सब कैटेगरी आती है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, इसको हम गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इस स्टेज में पीपल वो काम करते हैं जो उनको एक गुड एक्सेप्टेंस देता है सोसाइटी में। जैसे बच्चे ने डांस किया और हम उसको अप्रिशिएट करें, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, हम क्लैपिंग कर रहे हैं, और उसने अच्छा परफॉर्म किया क्लास में या स्टेज पे, क्योंकि उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों को पता है गुड बॉय गुड गर्ल वाली इमेज बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए एक्ट करता है। सेकंड है लीगल ओरिएंटेशन। इसमें बच्चे बिलीव करते हैं जो मोरालिटी है वो लीगल है, ठीक है। मोरालिटी क्या है, लीगल है। वो रूल्स को और लीगल ऑर्डर्स को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो फील करते हैं कि जो अथॉरिटी है उसको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अथॉरिटी की, लॉ मेकिंग की हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि हम सोसाइटी में एक ऑर्डर बना सकें, एक अच्छी सोसाइटी बना सकें, ठीक है। तो वो मानते हैं कि कानून सबसे सर्वोपरि है, वो मानते हैं कि कानून सबसे ऊपर है, ठीक है। जैसे रेड लाइट पे कार को स्टॉप कर देना, क्यों स्टॉप कर देना, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि कानून ही एक अच्छी सोसाइटी बना सकता है, ठीक है। लॉ इज एब्सोल्यूट एंड सबको उसको ओबे करना चाहिए। ये लीगल ओरिएंटेशन आ जाती है कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग में। थर्ड लेवल जो आता है वो आता है यहाँ पे कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग का। कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग का ये हायर लेवल होता है मोरल मोरल रीजनिंग का एज पर कोलबर्ग, जहाँ पे लोग अपने पर्सनल, सोशल या लीगल डायमेंशन से ऊपर उठ के ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं। वो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, वो कानून के बारे में नहीं सोचते, या वो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लाइफ, दूसरों की लाइफ के बारे में वो सोचेंगे। तो यहाँ पे दो स्टेज आती है, डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड लीगल मोरलिटी एंड हमारी यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़। तो पहली जो है सोशल एंड लीगल मोरलिटी स्टेज में पर्सन ये जान जाते हैं कि क्या सोशल एंड लीगल मोरलिटी होती है। तो वो सोशल मोरलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू लीगल मोरलिटी, मतलब वो कानून की बजाय सोशल फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो बिलीव करते हैं कि बीइंग सोशल इज़ डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स ही सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी इंडिविजुअल्स के थ्रू बनी है, इसलिए उन्हें हर एक का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि सोसाइटी अच्छी बने, ठीक है। तो वो लीगल ओरिएंटेशन की बजाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। कि भाई अगर किसी की लाइफ बचानी है या फिर कुछ गलत काम करना है तो वो लाइफ पहले बचाएंगे, क्योंकि सोशल फैक्टर ज़्यादा है, कानून पीछे में बाद में आता है। जैसे यहाँ पे हेंज की बात करें तो वो हेंज की वाइफ को पहले बचाएंगे चोरी करके, क्योंकि कानून पीछे है, लाइफ पहले है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव को वो समझते हैं कि मल्टीपल टाइप की सोसाइटी होती है, सबके अलग अलग बिलीफ होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ पे ध्यान नहीं देते। सेकंड होता है यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़। ये हाईएस्ट लेवल है मोरल रीजनिंग का, जहाँ पे एक पर्सन प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटी को अदर देन अदर रूल्स। तो पीपल हैव देयर ओन मोरल गाइडलाइंस एट दिस स्टेज, जो उनको एक सोसाइटी में बांध के नहीं रखती, और उसी अपनी मोरल गाइडलाइंस के अंदर जो उनके अंदर से आती हैं, जो उनके खुद के प्रिंसिपल, खुद की वैल्यूज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करते हैं, और अपने प्रिंसिपल्स जो उन्होंने सेट कर रखे हैं लाइफ में उसको वो डिफेंड करते हैं। अब हम बात
करते हैं इसके क्रिटिक क्यों क्या है, इसके क्रिटिसिज्म में हम क्या पॉइंट्स बता सकते हैं कोलबर्ग की थ्योरी के। तो जो ये कोलबर्ग की थ्योरी है वो थ्योरेटिकल है, इसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कम है, क्योंकि जो यहाँ पे कोलबर्ग है वो अलग अलग स्टोरी सुना के अपनी जो उनके रिसर्च के सब्जेक्ट थे उनसे क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप क्या फ़ैसला लोगे? उनको एक यहाँ पे मोरल डायलेमा में लाके खड़ा कर देते हैं, बट प्रैक्टिकली सिचुएशन अलग होती है और उससे इंडिविजुअल अलग तरह से डील करते हैं। तो कोलबर्ग हेड इंडिविजुअल अप्रोच होता है, यहाँ पे सोशल अप्रोच नहीं होता, वो हर एक इंसान से अलग-अलग यहाँ पे क्वेश्चन पुट करते हैं। यहाँ पे जो सैंपल लेते हैं कोलबर्ग वो सिर्फ मेल सैंपल लेते हैं, यहाँ पे फीमेल का कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे उन्होंने नोट नहीं किया होता अपनी रिसर्च में, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। कोलबर्ग और जो पियाजे हैं उनकी थ्योरी में क्या डिफरेंस है? जो देखो, जो पियाजे वो बिलीव करते हैं कि बहुत ही यंग चिल्ड्रन इंटरलाइज करने लग जाते हैं रूल्स को, जो भी उनको अथॉरिटी देती है जैसे पेरेंट्स या टीचर जो भी उनको रूल बताते हैं उसको छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल बिगिनिंग से अपने अंदर लेने लग जाते हैं। बट कोलबर्ग बोलते हैं कि जो रूल्स एंड मोरालिटी है वो एक सर्टेन एज तक, अबाउट 5 years ऑफ एज तक नहीं आती है बच्चों में, ये समझ। जो पियाजे हैं वो मोरल बिहेवियर को टोडलर से, जब वो गुड़लिया चल रहे हैं या जब वो बच्चा चलना भी नहीं स्टार्ट किया उसने, बस वो बैठ रहा है, उस टाइम से ही वो मोरल बिहेवियर को समझने लग जाते हैं। पर कोलबर्ग की थ्योरी बोलती है कि 5 साल की एज से पहले बच्चा मोरल डेवलपमेंट नहीं कर सकता। कोलबर्ग की थ्योरी में 6 स्टेज हैं और पियाजे 2 स्टेज बताते हैं मोरल रीजनिंग की। सिमिलरिटीज़ क्या है कोलबर्ग और पियाजे की थ्योरी में? दोनों आइडेंटिफाई करते हैं मोरल रीजनिंग को एज अ डेवलप एज डेवलपिंग इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर, की एक स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है। सिमिलर रिसर्च टेक्निक दोनों ने यूज़ की है यहाँ पे एनालाइज करने के लिए एक चाइल्ड की रिएक्शन किसमें, मोरल डायलेमा के अगेंस्ट। दोनों ही इंटरेस्टेड हैं रेशनल में या लॉजिकली डेट अंडरलाई द चिल्ड्रन रिस्पॉन्स देन एक्चुअल बिहेवियर। वो एक्चुअली प्रैक्टिकल कोई सिचुएशन ना दे के उनको लॉजिक दे रहे हैं, कोई स्टोरी सुना रही हैं जिसमें वो उनके रिस्पॉन्स को लेने में या सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है एज़ कम्पेयर टू उनके एक्चुअल रिस्पॉन्स को देखने में। तो दोनों में ये सिमिलरिटीज़ है।